हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का लेक्चर 3। ठीक है, तो लेक्चर 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं उसे बताने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता दूं कि हम लोगों ने लेक्चर 2 में और लेक्चर 1 में क्या पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के। तो लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन कि क्या होते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। ठीक है, कितने कितने टाइप्स के हो सकते हैं आपके। ठीक है, इंसुलेटर से कैसे अलग हैं वो। ठीक है, क्या डिफरेंस है डाइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर्स के बीच में, ये सारी जानकारी मैंने आपको दी थी लेक्चर 1 में। साथ ही मैंने आपको बताया था लेक्चर 1 में कैपेसिटर का और कैपेसिटेंस का कॉन्सेप्ट। क्यों बताया था? क्योंकि कैपेसिटर एक है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है आपका कैपेसिटर्स में। तो हम लोगों को जानना जरूरी था कि क्या होते हैं कैपेसिटर और क्या है कैपेसिटेंस। तो उसका बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया था लेक्चर 1 में। लेकिन लेक्चर 1 में मैंने आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़ा था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को यूज करके हमारा कैपेसिटेंस कैसे बढ़ जाता है, या मैं कहूं कि कैपेसिटर का चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कैसे इंक्रीज कर जाता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को यूज करके। उस क्वेश्चन का जवाब मैंने आपको दिया था लेक्चर 2 में, जो कि मैंने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था लेक्चर 2। उसमें मैंने उस क्वेश्चन का जवाब दिया था जिसमें मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था पोलराइजेशन इन डाइलेक्ट्रिक्स। उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ते समय हमने देखा था कि किस तरीके से आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। और मैंने लेक्चर 2 में आपको बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन, क्योंकि पोलराइजेशन प्रोसेस मैंने बताया था कि जब भी हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका रखते हैं, तो क्या होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन प्रोसेस। तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल्स कैसे प्रोड्यूस हो रहे थे उसका मैंने थोड़ा सा आइडिया आपको दिया था जब मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन बताया, आयनिक पोलराइजेशन बताया आपको, ओरिएंटेशन बताया। तो ये सारे पोलराइजेशन मैंने आपको बताए थे जिससे आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रोड्यूस होते हैं। तो ये सारी समरी रही आपकी लास्ट के 2 लेक्चर की, जो कि हमने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में पढ़े थे। जिन भी स्टूडेंट्स से वो लेक्चर नहीं देखे हैं, आप ऊपर यहाँ आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपको राइट हैंड कॉर्नर ऊपर आपको मिल जाएगा आई बटन। वहां पर आपको दोनों लेक्चर्स मिल जाएंगे और लेक्चर 3 को देखने से पहले प्लीज एक बार लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को जरूर देखिएगा। उसके बाद लेक्चर 3 को देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर 3 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ देखिए। आज हम पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के बारे में। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है सर जी, ये पढ़ेंगे। डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड लॉस टेंजेंट, ये सारी चीजें क्या हैं आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं। तो ध्यान से आप सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, सुनना है, देखना है और अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और बहुत प्यारा सा आपका ये टॉपिक है, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। क्या है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, क्या होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, क्या है लॉसेस और क्या है लॉस टेंजेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को पढ़ाने से पहले आप यहाँ पर जो इमेज लगी हुई हैं उनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैंने 2 इमेजेस लगा रखी हैं। ये इमेजेस क्या हैं, देखिए। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन जब मैं आपको बताऊंगा, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इन इमेजेस को देखिए कि मेजर कैसे किया जाता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को। तो इस तरीके का आपका सिस्टम होता है, देख लीजिए लेफ्ट हैंड साइड में इमेज में आप देख लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके का सिस्टम यूज करते हैं जिसमें हम अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स का क्या निकालते हैं, उनकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पता करते हैं, या हम कहें कि किस आपका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हम पता करते हैं उनका। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सिस्टम है जिसके थ्रू हम पता करते हैं। अब देख लेते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं डेफिनेशन की, जो कि आप एग्जाम में अगर आता है तो आप लिख पाए क्या लिखना है हमको। तो थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ कि क्या होता है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। यहाँ पर आप देख सकते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को मैंने आपके और भी नाम से लिखा हुआ है। तो किसी भी नेम से अगर आपसे पूछा जाए, या आप बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, उसी को आप बोल सकते हो डाइलेक्ट्रिक फेलियर, या आप उसी को बोल सकते हो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। आपसे किसी भी नेम से पूछा जाए आपको एक ही जवाब देना है। ठीक है, तीनों का मतलब आपका एक ही है। तो यहाँ चाहे आप डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलिए, चाहे आप डाइलेक्ट्रिक फेलियर बोलिए, चाहे आप इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलिए। ठीक है सर जी, बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये बताइए कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है क्या। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कीजिए। डाइलेक्ट्रिक का पर्पस क्या बताया था मैंने, और डाइलेक्ट्रिक होते क्या थे, जरा वो थोड़ा सा रिकॉल कीजिए आप सभी स्टूडेंट। तो
तो जब आप रिकॉल करेंगे तो आपको ये याद आएगा कि सर जी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो इंसुलेटर ही दे, ठीक है। ये आपने बताया था कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या है, इंसुलेटर है। मैंने एक पॉइंट आपको बताया था, ऑल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर इंसुलेटर बट ऑल इंसुलेटर्स आर नॉट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। क्यों कहा था? क्योंकि एक प्रोसेस था जिसका नाम था पोलराइजेशन प्रोसेस, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, वो डिफ्रेंशिएट कर रहा था आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एंड इंसुलेटर्स को। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जिन इंसुलेटर्स में पोलराइजेशन प्रोसेस देखने को मिल जाता है उन्हीं इंसुलेटर्स को मैं बोल देता हूं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। इतना समझ में आ गया? जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया। इसका मतलब आपको पता चल गया डाइलेक्ट्रिक क्या था, एक इंसुलेटर था, ठीक है। अब इंसुलेटर का काम क्या होता है, सभी स्टूडेंट बताइए। क्या इंसुलेटर्स आपके कंडक्टिंग होते हैं? नहीं होते, नॉन कंडक्टिंग होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इंसुलेटर हम यूज कर रहे थे, किसके लिए यूज कर रहे थे? कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो। पहला पॉइंट क्या है? कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट पास ना हो। डाइलेक्ट्रिक का भी वर्क वही हुआ, कैपेसिटर में करंट को पास नहीं करने दे रहा था, लेकिन किस में हेल्प कर दे रहा था? चार्ज स्टोरेज में। वो हमारे चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी को बढ़ा दे रहा था, जो कॉन्सेप्ट हमने लेक्चर 2 में देख लिया था। तो पहला क्या है कि डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर है, उसका पर्पस क्या है? आपका करंट को कंडक्ट ना होने देना। अब नाम देखिए, ये नाम क्या कह रहा है? डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, यानी कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेक हो गया। डाइलेक्ट्रिक फेलियर, यानी कि डाइलेक्ट्रिक का जो पर्पस था वो अपने पर्पस में फेल हो गया। अब आप नाम से इसको पढ़ोगे तो आपको अपने आप ही इसका मतलब क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। या इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, इसका मतलब ये हुआ कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का पर्पस था कि करंट को फ्लो नहीं होने देना है, चार्ज स्टोरेज में हेल्प करनी है। लेकिन डाइलेक्ट्रिक फेलियर का मतलब क्या हुआ? डाइलेक्ट्रिक फेलियर का मतलब ये हुआ सर जी कि वो अपने पर्पस को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब क्या है कि उसे इंसुलेटर की तरह वर्क करना था, उसे करंट को फ्लो होने नहीं दे रहा था, लेकिन क्या हो रहा है? डाइलेक्ट्रिक लगाने पर भी मेरा क्या हो रहा है? करंट फ्लो कर जा रहा है। इसका मतलब क्या है? डाइलेक्ट्रिक फेल हो गया, डाइलेक्ट्रिक ब्रेक हो गया। समझ में आया? यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी कि करंट को मुझे फ्लो नहीं करने दे रहा है, लेकिन आपकी ऐसी कंडीशंस हुई कि आपका करंट फ्लो होने लग गया। और करंट फ्लो कब होगा स्टूडेंट? सभी स्टूडेंट बताइए, करंट फ्लो कब होगा? जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। इसका मतलब क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं से आ रहे हैं, जिसकी वजह से करंट आपका फ्लो हो रहा है डाइलेक्ट्रिक के थ्रू भी। यानी कि डाइलेक्ट्रिक अपने पर्पज में फेल हो गया, वो हो गया डाइलेक्ट्रिक फेलियर। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन आए कहां से? क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा, ठीक है हमें डाइलेक्ट्रिक फेलियर समझ में आ गया, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन समझ में आ गया कि वो अपना पर्पस नहीं कर पा रहा है फुलफिल, इंसुलेटर की तरह काम करना था, नहीं कर पा रहा है, और क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने दे रहा है। इसका मतलब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए। अब क्वेश्चन आता है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से? ऐसी कौन सी एक्सटर्नल आपकी एनर्जी है जो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर रही है? तो स्टूडेंट आप सभी को याद होगा, जब मैंने कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक्स बताया था, तो कैपेसिटर प्लेट्स को आपने ज्वाइन किया था, यानी आपने जोड़ा था किससे? एक वोल्टेज डिफरेंस से। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस था। बिल्कुल था सर जी, बिल्कुल था, हमें याद है कैपेसिटर प्लेट्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखी हुई थी, वोल्टेज डिफरेंस से कनेक्टेड थी। तो क्या होगा? कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा था? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या एग्जिस्ट कर रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही कहा सर जी। अब हमें इसका रूट पता चल गया कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहे थे। इसका मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पर मैं क्या कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं। मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं। कैसे इंक्रीज करेंगे? आप वोल्टेज डिफरेंस की वैल्यू को बढ़ाते जाइए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V/L, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। तो क्या होगा? वोल्टेज को इंक्रीज कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। बिल्कुल ठीक है। अब क्या होगा? मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते जा रहा हूं, इंक्रीज करते जा रहा हूं, इंक्रीज करते जा रहा हूं। एक ऐसी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस पर डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाएगा? इंसुलेटर की तरह काम करना बंद कर देगा और कंडक्टिंग हो जाएगा, करंट फ्लो होने लग जाएगा। यानी कि डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया? फेल हो गया। ये पूरा कॉन्सेप्ट था आपका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का। तो चलिए पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक है। A dielectric material is ideally a perfect insulator. They are used in the electrical and electronic circuits as insulators and as dielectric mediums in the capacitor. बिल्कुल ठीक बात, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब देख लीजिए ब्लू कलर से क्या लिखा हुआ है। सर जी ब्लू कलर से लिखा हुआ है
When a dielectric is subjected to an external field, there is a limit to the field up to which it act as a perfect insulator. मैंने भी आपको यही बताया कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाते जा रहे हैं, आपका क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर की तरह काम ना करके कंडक्टर की तरह काम करने लग जाएगा और करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो वही ये कह रहा है, when a dielectric is subjected to an electric field, there is a limit to the field up to which it acts as a perfect insulator. Beyond a certain critical electric field, the dielectric starts to conduct and it is said to have reached its breakdown electric field. जिस इलेक्ट्रिक फील्ड पर वो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करने लग गया, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलूंगा, ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया? The electric field at which the dielectric breakdown is called its dielectric strength. और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पर डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन हो जाता है, यानी कि वो इंसुलेटर से कंडक्टर बन जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। किसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलेंगे? सर जी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होगी। एंड किसमें मेजर किया जाएगा, ये वोल्ट्स पर मीटर में। क्या सभी स्टूडेंट्स को डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और डाइलेक्ट्रिक फेलियर क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा बता देते हैं कि ऐसा हो क्यों रहा था, ये इलेक्ट्रॉन कैसे आ गए, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे बन गए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाने पर। तो चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, वो मैं बताऊंगा। लेकिन कुछ अदर्स डेफिनेशन है आपकी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की, तो कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। आप चाहे पीछे जो मैंने आपको भी पढ़ के बताया था ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। कुछ डेफिनेशंस मैंने यहाँ इकट्ठी कर दी हैं, जो डेफिनेशंस आपके मन में आए या जो डेफिनेशंस आपको इजीली याद हो जाए अपने एग्जाम पर्पस के लिए, उसको आप याद कर लीजिएगा और लिख आइएगा। एक बार मैं आपको रीड करके बता देता हूँ। पहला क्या कह रहा है, डाइलेक्ट्रिक, द डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इज द सडन चेंज इन द स्टेट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सब्जेक्टेड टू अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच द इलेक्ट्रॉन्स आर लिफ्टेड इनटू द कंडक्शन बैंड कॉजिंग अ सर्ज ऑफ करंट and the ability of the material to resist the current flow suffers a breakdown। बिल्कुल ठीक बात, जो पूरा प्रोसेस मैंने अभी पीछे आपको बताया था सेम उसी की बात कर रहा है। या आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, when a dielectric material loses its resistivity and permits very large current to flow through it, then the phenomena is called dielectric breakdown। ये भी उसी की बात कर रहा है कि करंट फ्लो होने लग गया डाइलेक्ट्रिक के थ्रू, सिंपल सी बात ये है। तीसरी बात कर लीजिए, A high electric fields a material that is normally an electric insulator may begin to conduct electricity। जो पहले इंसुलेटर की तरह काम कर रहा था अब कंडक्टर बन गया भैया। क्या बन गया, कंडक्टर। किस पर, एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पर मैंने इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया कि वो अब इंसुलेटर ना रह के क्या हो गया, एक कंडक्टर बन गया, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग गया। ठीक है, यानी कि अब उसने अपना डाइलेक्ट्रिक नेचर जो था वो खो दिया। क्या हो गया, इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो सारी डेफिनेशंस आपकी ये एक ही बात कह रही हैं, चाहे आप ये पीछे वाली डेफिनेशन देख लीजिए या ये तीनों डेफिनेशन देख लीजिए, जो आपको इजीली याद हो जाए उसको आप लर्न कर लीजिएगा और अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अब आपको थोड़ा बता दिया जाए कि ये इलेक्ट्रॉन्स आए कैसे। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहा हूं, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर रहा हूं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहे हैं आपके, कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ देख लीजिए, दो इमेज मैंने लगा रखी है, यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। वैसे तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या डाइलेक्ट्रिक फेलियर की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी काफी सारी मैकेनिज्म्स होती हैं ब्रेकडाउन की। ठीक है, उनके केवल मैं आपको नाम बताऊंगा। ठीक है, केवल मैं आपको यहाँ पर एक आइडिया दे देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके आ कहाँ से रहे हैं। तो देख लीजिए, पहली इमेज में सभी स्टूडेंट्स देखिए, पहली इमेज आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें आपकी एक कैपेसिटर प्लेट ए है, एक बी है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इवन लगा हुआ है। ए पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, बी पर आपका नेगेटिव चार्ज है, बीच में आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख दिया है और अंदर मैंने क्या दिखा रखे हैं, सभी स्टूडेंट बताइए अंदर क्या बने हुए हैं सर जी। ये अंदर आपके बने हुए हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, और देखो वो मैंने एक ओरिएंटेशन में बना रखे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक रखा है, तो यानी कि मैंने इनका पोलराइजेशन करा चुका हूं। इनका पोलराइजेशन क्या हो गया, पोलराइजेशन प्रोसेस हुआ और ये अपने अपने इन्होंने क्या करा, एक पोजीशन ले ली। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, जब मेरा पोलराइजेशन होता है तो याद कीजिए सभी स्टूडेंट, याद कीजिए लेक्चर 2 में मैंने आपको क्या बताया था। जब लेक्चर 2 में मैंने आपको टाइप्स ऑफ पोलराइजेशन पढ़ाया था, उसमें एक टाइप था आपका इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। सभी स्टूडेंट को याद आ जाना चाहिए
क्या था उसमें कि एक एटम था, बीच में न्यूक्लियस था, उसके चारों ओर क्या थे, इलेक्ट्रॉन थे, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना रखा था। अब जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया तो वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या कर रहा था, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मूव कर रहा था, यानी कि ओरिएंट होता जा रहा था, आपका खिसकता जा रहा था, मूव कर रहा था। यानी कि क्या हो रहा था कि आपके नेगेटिव चार्ज एक तरफ शिफ्ट हो गए थे, पॉजिटिव न्यूक्लियस बीच में ही रखा हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ, एटम की जो शेप पहले आप स्फेरिकल टाइप की देख रहे थे, क्या वो एटम स्ट्रेच हो गया था? बिल्कुल हो गया था। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आ रहा है वो एक बार लेक्चर 2 जरूर देखिएगा और उसमें इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात क्या है कि जब भी मेरा पोलराइजेशन प्रोसेस होगा तो एटम्स क्या होते हैं, स्ट्रेच होते हैं। एटम्स क्या होंगे, स्ट्रेच हो रहे हैं, यानी नेगेटिव चार्ज एक तरफ जा रहा है, पॉजिटिव बीच में, और ठीक है क्या हो गया, एटम आपका स्ट्रेच हो गया। तो पहली इमेज मैंने आपकी लगा रखी है जिसमें बताया व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेट पोलराइज। बिल्कुल ठीक कहा सर जी, पोलराइज हो जाएगा, समझ में आ गया। और जब पोलराइज होगा तो एटम क्या हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं। बिल्कुल समझ में आ गया, हाँ समझ में आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, स्टूडेंट्स, अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूं। अब आप सभी स्टूडेंट खुद बताइए, E1 पे आपका जो एटम था कुछ आपका स्ट्रेच हुआ होगा, यानी कि आपने क्या करा, एटम का स्ट्रेचमेंट हो गया आपका। अब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाई तो नेगेटिव चार्ज और ज्यादा कोशिश करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने की, यानी कि एटम और स्ट्रेच हुआ। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और बढ़ाई, एटम और स्ट्रेच हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन और दूर सरक गए। आपने और बढ़ाई, इलेक्ट्रॉन और दूर सरक गए। आप करते गए, क्या एक ऐसी वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने उस बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकल जाएंगे, केवल क्या बचेगा, पॉजिटिव आपका आयन न्यूक्लियस बचेगा, पॉजिटिव आयन बचेगा, और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर भाग जाएंगे। क्यों बाहर भाग रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, आपका फोर्स होगा। फोर्स क्या होगा, Q इंटू ई, ठीक है, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ा रहे हो, फोर्स बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को खींचता जा रहा है, और एक पर्टिकुलर वैल्यू ई की ऐसी आई कि उसने क्या करा, उस इलेक्ट्रॉन को, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा, एटम से अलग कर दिया। अब जब वो इलेक्ट्रॉन्स आपके अलग हो गए तो क्या वो फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए? देखिए इमेज नंबर 2 में, देखिए E2 आपका बहुत बड़ा है E1 से। बिल्कुल सही कहा सर जी, अंदर मैंने आपके कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल दिखाए हैं। क्या हुआ, E2 बढ़ता गया, आपका एटम स्ट्रेच होता गया, और इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक पर्टिकुलर वैल्यू आपकी E2 की एक पर्टिकुलर वैल्यू पर आपका क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ गया। देखिए इलेक्ट्रॉन मिल गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गए तो क्या करंट फ्लो करेगा? बिल्कुल करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो जितने भी आपके इलेक्ट्रिक डायपोल थे उनसे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए। केवल क्या बचा आपका, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयन। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, डाइलेक्ट्रिक का आयनाइजेशन हो गया। बिल्कुल हो गया, डाइलेक्ट्रिक का क्या हो गया, आयनाइजेशन हो गया। और ये इलेक्ट्रॉन जो आपके बाहर निकल के आए, यही इलेक्ट्रॉन किसमें कंट्रीब्यूट करेंगे सर जी, यही इलेक्ट्रॉन हमारे करंट को कंडक्ट कराने में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूशन देंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन मिले, करंट आपका क्या करा देंगे, फ्लो करा देंगे। यानी कि डाइलेक्ट्रिक क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, डाइलेक्ट्रिक फेलियर हो गया। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। देख लीजिए क्या लिखा है एक बार, As the electric field increases, the atom are further stretched. When the electric field strength is too high, बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी, the electron get detached, इलेक्ट्रॉन आपके डिटैच हो जाएंगे from the atoms, and क्या होंगे, वो पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे एटम्स। इसका मतलब क्या हुआ, आयनाइजेशन हो गया। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या डाइलेक्ट्रिक फेलियर या डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। क्या पूरा कॉन्सेप्ट सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया? सभी स्टूडेंट बताएं, क्या डाइलेक्ट्रिक फेलियर समझ में आ गया क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है? क्या सारी चीजें क्लियर हो गई? बिल्कुल सर जी, सही कहा, एकदम क्लियर हो गई, कोई डाउट हमें यहाँ तक नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अगर आता है या नहीं समझ में आया, डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताना है कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब सभी स्टूडेंट मुझे एक बात बताइए, क्या एयर आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह वर्क करता है? क्या एयर आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह वर्क करता है? बिल्कुल करता है। एयर भी क्या है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह वर्क करता है सर जी।
क्योंकि मैंने आपको जो कैपेसिटर जब बताया था और जब कैपेसिटर का मैंने कैपेसिटेंस का जब फॉर्मूला बताया एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, वहां एप्सिलॉन नॉट पर ध्यान दीजिए, वहां एप्सिलॉन नॉट क्या था, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस यानी कि वैक्यूम, वैक्यूम मतलब नो एयर। क्लियर हुआ? इसका मतलब यह है कि अगर मैं आपके ऐसी कंडीशंस में यूज कर रहा हूं आपका, ठीक है, तो क्या होगा, एयर एग्जिस्ट करेगी, एयर एक आपका क्या करेगी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह वर्क करेगी। तो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाने जा रहा हूं, कुछ वीडियो क्लिप्स मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें आप देख पाएंगे एयर का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, कि एयर का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कैसे हो रहा है। अगर एयर का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होगा, सेम वही कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया वही होगा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे और अंदर आपका क्या बचेंगे, पॉजिटिव आयन, यानी कि एयर हो जाएगी आयनाइज। तो आपको क्या दिखाई देगा, दो प्लेट्स के बीच में एक स्पार्क दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, एक स्पार्क दिखाई देगा। तो आप सभी स्टूडेंट एक बार उन वीडियो क्लिप्स को देखिए, जिससे आपको पता चलेगा, आपको एक फील आएगा कि आपका एयर का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो क्लिप्स देखे, ठीक है, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से एयर का इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो रहा था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या डाइलेक्ट्रिक फेलियर की आपके क्या होती हैं, कुछ मैकेनिज्म्स होती हैं, ठीक है, 5 या 6 आपकी क्या होती हैं, मैकेनिज्म्स होती हैं। इन मैकेनिज्म्स की डेप्थ में हमें नहीं जाना है, केवल मैं यहाँ आपको नाम बताने वाला हूँ कि किस किस टाइप्स की आपकी मैकेनिज्म्स होती हैं, जिससे कि आपको क्या हो जाए, एक आइडिया लग जाए कि हाँ ये मैकेनिज्म होती हैं डाइलेक्ट्रिक के फेलियर की। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है वो मैकेनिज्म्स। तो पहले देख लेते हैं क्या कह रहा है, लिखा हुआ देख लेते हैं। कह रहा है कि जब भी आपका ब्रेकडाउन होता है तो सॉलिड क्या होता है, परमानेंटली डैमेज हो जाता है। लेकिन गैसेज और आपके लिक्विड्स के केस में क्या होता है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कम कर दूं या रिमूव कर दूं तो वो कुछ आपके रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, गैसेज और लिक्विड के केसेस में क्या होता है, वो पार्शियली रिकवर हो जाते हैं, लेकिन सॉलिड का एक बार आपका क्या हुआ, ब्रेकडाउन हुआ तो परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। इसीलिए क्या होता है कि ये सॉलिड का जो ब्रेकडाउन की मैकेनिज्म होती है वो थोड़ी आपकी कॉम्प्लेक्स होती है और किस पर डिपेंड करती है, आपकी टाइम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज। कैसे डिपेंड कर रही है वो मैंने यहाँ पर आपका राइट हैंड साइड में ग्राफ लगा रखा है, आप एक बार देख सकते हैं। ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ एंड आपका लॉक टाइम, ये देखिए ग्राफ आपका क्या जा रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। अब सर ये क्या लिखे हुए हैं, इंट्रिंसिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, थर्मल, स्ट्रीमर, इरोजन और इलेक्ट्रोकेमिकल, ये सारी आपकी क्या है, मैकेनिज्म्स हैं डाइलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन होने की। तो देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या आपकी मैकेनिज्म्स होती हैं। तो आप ये देख लीजिए, इंट्रिंसिक और आयनिक ब्रेकडाउन होता है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल ब्रेकडाउन होता है, फेलियर ड्यू टू ट्रीइंग एंड ट्रैकिंग होता है, थर्मल ब्रेकडाउन होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन ड्यू टू इंटरनल चार्जेस। यहाँ केवल मैंने आपको मैकेनिज्म्स के नेम बताए हैं। जिस भी स्टूडेंट्स को ये मैकेनिज्म डिटेल में समझनी है, उनको जानना है कि ये अलग अलग मैकेनिज्म के अंदर क्या क्या होता है, वो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि जी सर हमको ये मैकेनिज्म समझनी है। उन स्टूडेंट्स के लिए मैं क्या करूंगा, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की मैकेनिज्म के ऊपर पूरा एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको क्या होगा, ये मैकेनिज्म भी समझ में आ जाएंगी। सर यहाँ पर क्यों नहीं बता रहे आप, यहाँ पर क्यों नहीं बता रहे, यहाँ पर हम आपको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो हमें मटेरियल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं, क्या पर्पस होता है, क्या एप्लीकेशंस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर जाऊंगा तो डाइलेक्ट्रिक्स की हम डेप्थ में एंटर कर जाएंगे और क्या होगा, ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। इसीलिए जिन भी स्टूडेंट्स को समझना है वो कमेंट में लिख दीजिएगा, उनके लिए सेपरेट वीडियो में बना दूंगा। बिल्कुल ठीक कहा सर जी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैकेनिज्म समझ में आ गए, उनके नेम केवल याद रखिए, अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता सकें कि हाँ कुछ मैकेनिज्म्स होती हैं। क्या क्या होती हैं, एक बार दोबारा नाम देख लीजिए, इंट्रिंसिक और आयनिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, फेलियर ड्यू टू ट्रीइंग एंड ट्रैकिंग, थर्मल ब्रेकडाउन, इलेक्ट्रोकेमिकल ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ड्यू टू इंटरनल डिस्चार्जेस। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे क्या है इस लेक्चर में। तो यहाँ पर आपका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या डाइलेक्ट्रिक फेलियर का पूरा कॉन्सेप्ट एक
कंप्लीट हो जाता है आपका, कि बेसिक आइडिया आपको एक तरीके से मिल गया कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बता सकोगे हाँ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ये होता है। अब बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की। सर ये वर्ड तो पहले आया था जब आपने डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन की डेफिनेशन बताई थी सबसे पहले। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल आया था, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का टर्म आया था। तो आपको आइडिया लगा होगा कि क्या है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि वो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की जिससे नीचे आपका डाइलेक्ट्रिक अच्छे से काम करता है, फेल नहीं होता है, इंसुलेटर की तरह वर्क करता है। लेकिन जैसे ही उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू से मैं थोड़ा सा ऊपर गया, डाइलेक्ट्रिक फेल हो गया, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो गया, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर नहीं रहा, डाइलेक्ट्रिक कंडक्टर बन गया। यानी कि ये एक ऐसी क्रिटिकल वैल्यू है जिससे नीचे आपका क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक अच्छे से वर्क करेगा, अपना पर्पस फुलफिल करेगा, और जिससे ऊपर जाते ही क्या करेगा, ये ब्रेकडाउन हो जाएगा, फेल हो जाएगा। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को, या मैं कहूं वो मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या कह रही है सर जी, एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, कि जितनी वो इलेक्ट्रिक मैक्सिमम वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की झेल सकता है अपने ब्रेकडाउन होने से पहले, वही वैल्यू क्या है, उसकी स्ट्रेंथ है, उसी को ही हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। फॉर्मूला क्या होगा, ई ब्रेकडाउन इक्वल टू वी ब्रेकडाउन अपॉन डी, क्योंकि आपका ई किस पर डिपेंड कर रहा था, वोल्टेज डिफरेंस पर। आप वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, क्या सेपरेशन है आपका, उससे डिवाइड कर दिया, आपको ई ब्रेक मिल गया। तो यही ई ब्रेक क्या है आपका, यही ई ब्रेक है स्टूडेंट्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। अब थोड़ी सी चीजें देख लीजिए कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस किस पे डिपेंड करती है। देखो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी। कुछ ना कुछ आप रिलेट कर पा रहे होंगे जो मैंने आपको पहले पढ़ाया था। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इम्प्योरिटीज इन मटेरियल, बिल्कुल सही, माइक्रो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स, बिल्कुल सही, ज्योमेट्री कैसी है उस पर भी डिपेंड करेगा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, एम्बिएंट कंडीशंस कैसी हैं, किस कंडीशंस में आप यूज कर रहे हो अपने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, उस पर भी डिपेंड करेगी उसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड फील्ड, टेम्परेचर। क्या कुछ आपको समझ में आया स्टूडेंट इससे, इससे आप कुछ कंक्लूजन निकाल पा रहे हो, बिल्कुल निकाल पा रहे हैं सर जी, बिल्कुल निकाल पा रहे हैं। क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं बच्चों, सर हम ये निकाल पा रहे हैं कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, आपकी किसकी, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की, क्योंकि अगर वो उसकी प्रॉपर्टी होती तो वो आपकी इन चीजों पर वेरी नहीं करती। यानी ये किस पर डिपेंड कर रही है, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। एम्बिएंट कंडीशन बदली, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बदला, टेम्परेचर बदला, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बदल गया, इम्प्योरिटीज ऐड कर दी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बदल गई। सो इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या समझ में आया सभी स्टूडेंट को, सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है, एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस की एंड लॉस टेंजेंट। यहाँ पर मैंने आपको दो टॉपिक्स बताए, इससे पहले एक डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का और एक डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, वो दोनों आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर लेते हैं, दो टर्म्स और आते हैं कि डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है और लॉस टेंजेंट क्या है। डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है और आपके लॉस टेंजेंट क्या है। तो स्टूडेंट्स सिंपल सी बात समझ लीजिए, ये क्या लिखा हुआ है अभी इसको मत पढ़िएगा, ये क्या लिखा हुआ है अभी इसको नहीं पढ़ना है, मैं क्या बोल रहा हूं केवल उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। क्या लिखा हुआ है वो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा जब आप सुन लेंगे कि मैंने क्या बोला। आप मुझे सिंपल सी बात बताइए, आपने एक कंडक्टर लिया, आपने एक कंडक्टर लिया और उसको क्या करा, एक वोल्टेज डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। अब सिंपल सी बात है, आपने क्या करा, कंडक्टर है, कुछ ज्योमेट्री होगी, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा सर जी, ज्योमेट्री होगी, कुछ ना कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया होगा, कुछ ना कुछ लेंथ होगी। क्या उस कंडक्टर का उस की ज्योमेट्री की वजह से कुछ रेजिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ये सब आप टर्म कनेक्ट कर पा रहे होंगे, जो मैं बोलता जा रहा हूं माइंड में उसकी पिक्चर बनाते चलिए। आपने एक बार माइंड में इमेजिन कर लिया, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, कभी नहीं भूलेंगे। तो आपने देखो, आपने क्या करा होगा, जनरली ऑब्जर्व किया होगा कि हमने कंडक्टर लगा दिया, उसका कुछ रेजिस्टेंस है, वोल्टेज डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया, करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होता है कुछ टाइम बाद वो कंडक्टर हीट अप हो जाता है,
हो जाता है कि नहीं हो जाता? बिल्कुल हो जाता है। वो कंडक्टर हीट हो जाता है और वो एनर्जी जो हीट एनर्जी है कहाँ डिसिपेट होती है? एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग्स में चली जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। यानी कि क्या हुआ? एनर्जी का कुछ लॉस हो गया। किससे? कंडक्टर के थ्रू एनर्जी का लॉस हो गया। सिमिलरली क्या होता है? सिमिलरली डाइलेक्ट्रिक्स के साथ होता है। यानी कि डाइलेक्ट्रिक्स के थ्रू भी क्या होगी? कुछ एनर्जी लॉस होती होगी, क्योंकि वो भी तो एक मटेरियल है आपके, वो भी तो एक मटेरियल है। यानी कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, कुछ पावर डिसिपेट हो रही है। वही जो लॉस ऑफ एनर्जी है किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में हो या किसी और फॉर्म में हो, जनरली हीट की फॉर्म में होगी, उसी को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक लॉस। समझ में आ गया? नाम से ही क्लियर हो रहा है, डाइलेक्ट्रिक लॉस यानी जो एनर्जी है वो आपकी कुछ ना कुछ आपकी एनर्जी क्या हो जा रही है? लॉस हो जा रही है सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी क्या हो जा रही है? लॉस हो जा रही है। उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? डिसिपेशन ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक लॉस बोला जाता है। अब आप डेफिनेशन को देखिए, Dielectric loss is the dissipation of energy through the movement of charges in an alternating electromagnetic field as polarization switches direction। कोई बात नहीं, आपके एक दो तीन शब्द थोड़े से नए आ गए, समझ में आ जाएगा, पर आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि डाइलेक्ट्रिक से जो एनर्जी लॉस हो रही है वही डाइलेक्ट्रिक लॉस है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया सर जी, ये पॉइंट हमें बिल्कुल क्लियर हो गया। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये एनर्जी लॉस क्यों हो रही है और ये एनर्जी लॉस कैसे हो रही है। आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। पता तो चले कि एनर्जी हमारी लॉस क्यों हो जा रही है डाइलेक्ट्रिक से। देखो वही उसने आपका सेकंड लाइन में लिखा है, किसकी वजह से? थ्रू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस इन अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एज पोलराइजेशन स्विचेस डायरेक्शन। अब मैं आपको इस लाइन का मतलब डिटेल में बताने वाला हूं, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनिए। अभी तक जब हमने जितने भी पीछे लेक्चर पढ़े, उसमें मैंने आपका जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व कराया, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया, कैपेसिटर प्लेट्स को कनेक्ट कर रखा था एक पर्टिकुलर वोल्टेज डिफरेंस से, यानी कि एक कांस्टेंट वोल्टेज डिफरेंस से। उससे जुड़ा हुआ एक टर्म आया था आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्यों? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का था, और वहां मैंने यूज करा था एक कांस्टेंट वोल्टेज डिफरेंस। तो उस केस में क्या हुआ? वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका क्या रहता था? उसकी वैल्यू कांस्टेंट बनी रहती थी। लेकिन ये लॉस क्यों हो रहा है? ये लॉस आपका एनर्जी का तब होता है जब मैं उस वोल्टेज डिफरेंस को डीसी की जगह एसी रख दूं, यानी अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा दूं वहां पर। समझ में आया? अब अल्टरनेटिंग वोल्टेज मैंने लगा दी, तो अब कहानी क्या होगी? क्योंकि इसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाने की वजह से मेरे डाइलेक्ट्रिक लॉस हो रहे हैं। और वो लॉस क्यों हो रहे हैं? तो स्टूडेंट समझिए, ध्यान से समझिए क्यों हो रहे हैं। क्योंकि आपका कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में रखा हुआ है डाइलेक्ट्रिक, आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा रखा है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज की वैल्यू आई मान लीजिए, क्योंकि वोल्टेज आया, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ आपका कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में, डाइलेक्ट्रिक रखा हुआ है, तो कौन सा प्रोसेस होगा? पोलराइजेशन होगा सर जी। बिल्कुल सही कहा बच्चों आपने, पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन में क्या होता है? क्या इलेक्ट्रिक डायपोल अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? बिल्कुल करते हैं। यानी कि क्या होगा? जब भी वोल्टेज आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, पोलराइजेशन होगा, और इलेक्ट्रिक डायपोल अपने आप को क्या करेंगे? अलाइन करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है? एसी वोल्टेज यूज कर रखा है, यानी एसी कंडीशंस मैंने दे रखी हैं, जहां पर क्या हो रहा है? वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है। वोल्टेज एक बार आपका उसका मैग्नीट्यूड भी और उसका डायरेक्शन भी। एसी में क्या होता है? साइनसॉइडल समझ लीजिए, वेव जा रही है, मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, डायरेक्शन भी बदल रहा है। वोल्टेज एक बार पॉजिटिव में जाएगी तो वोल्टेज एक बार नेगेटिव में भी जाएगी सर जी। बिल्कुल कहा, नेगेटिव में भी जाएगी। और मान लीजिए जब वोल्टेज पॉजिटिव थी आपकी, तो आपके जो इलेक्ट्रिक डायपोल पोलराइजेशन के अंदर, आप उसकी डाइलेक्ट्रिक के अंदर पोलराइजेशन प्रोसेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक डायपोल बने थे वो मान लीजिए राइट हैंड साइड की तरफ मूव कर गए। अब जैसे ही नेगेटिव वोल्टेज आई, तो क्या ये डाइलेक्ट्रिक जो आपके डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक डायपोल थे, ये क्या लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करने की कोशिश नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। यानी कि एसी कंडीशंस के अंदर ये इलेक्ट्रिक डायपोल मूव करते रहेंगे, कभी इधर अलाइन होंगे, कभी उधर अलाइन होंगे, कभी इधर अलाइन होंगे, कभी इधर अलाइन होंगे। एक बार ये जो आपकी इमेज नीचे दे रखी है,
कोने में राइट हैंड साइड में नीचे की तरफ जो इमेज दे रखी है, एक बार ध्यान से देख लीजिए सभी स्टूडेंट। एक आपका इलेक्ट्रिक डायपोल दे रखा है, एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने राइट हैंड साइड करी, तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल राइट हैंड साइड की तरफ रेड वाला एरो देखिए इधर मूव कर गया। क्योंकि आपका एसी कंडीशंस है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदलेगी, बिल्कुल बदलेगी सर जी, बिल्कुल बदलेगी, सही कहा, एकदम सही कहा। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मेरी क्या हुई, बदल गई। पर्पल कलर से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदली, तो क्या ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल दूसरी तरफ अलाइन होने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। अब बच्चों इतना समझ में आ गया, तो अब एक बात और सुन लीजिए कि क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल्स अपने आप को अलाइन करने की कोशिश करते हैं, इनमें कुछ हो जाता है लैग, यानी जितनी तेजी से मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, उतनी तेजी से आपके ये इलेक्ट्रिक डायपोल अपने आप को अलाइन नहीं कर पाते हैं, अलाइन नहीं कर पाते हैं। अब ये अलाइन नहीं कर पा रहे हैं तो वहीं क्या हुआ, वहीं हो गया एनर्जी का लॉस। वहीं क्या हो गया, वहीं हो गया एनर्जी का लॉस, और उसी एनर्जी के लॉस को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक लॉस। क्या क्लियर हो गया डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है, पूरा डिटेल में समझा दिया क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है डाइलेक्ट्रिक लॉस। डीसी कंडीशंस में देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन भी। लेकिन जब मैंने एसी कंडीशंस यूज करी, एसी कंडीशंस जब मैंने यूज करी तो क्या हुआ, अल्टरनेटिंग फील्ड आया, जिसकी वजह से आपके क्या हुए, पोलराइजेशन हो तो रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल अपने आप को इतनी जल्दी से अलाइन नहीं कर पा रहे थे जितनी जल्दी से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बदल रहा था, जिसकी वजह से क्या हो गया, जिसकी वजह से सर हो गया एनर्जी का लॉस। उसी एनर्जी के लॉस को हमने क्या बोला, डाइलेक्ट्रिक लॉस। दो बार मैंने आपको रिपीट कर दिया, पूरी पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी कि डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है। अब आप ये जो लिखा हुआ है थ्योरी पार्ट, अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको जो भी मैंने समझाया था वो इजीली समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको पढ़िएगा एक बार, तो आपको जो भी मैंने समझाया डाइलेक्ट्रिक लॉस के बारे में वो आपको क्लियर हो जाएगा। अब बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाई जाए, बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं कि जैसा कि मैंने कहा था, आपको अभी याद होगा कि जब मैंने कांस्टेंट वोल्टेज लगाया था तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू वेरी नहीं कर रही थी, वो कांस्टेंट बनी हुई थी। और जब मैंने एसी यूज करी कंडीशंस, तो क्या इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बदलेंगी, बिल्कुल सही कहा, इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बदलेंगी, और ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उस केस में हो जाता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या हो जाता है, जब मैं एसी कंडीशन यूज करता हूं तो वही डाइलेक्ट्रिक मटेरियल एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उसको मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखा जाता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह कैसे लिखा जाता है, एक बार थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। जो मैंने अभी आपको पूरा बताया वो प्रोसेस आपको दोबारा इस स्लाइड में देख सकते हैं आप, कि आपके पास क्या है, इनपुट एनर्जी फॉर्म आपने एसी वोल्टेज लगा रखा है, एसी वोल्टेज लगाया तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो स्टोर करेगा आपका डाइलेक्ट्रिक, और कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। ठीक है, वो एनर्जी लॉस क्यों हो रही है, ऐसा हीट एनर्जी की फॉर्म में, पूरा प्रोसेस अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया था। यहाँ आप एग्जाम्पल के तौर पर ये देख लीजिए, ओरिएंटेशनल पोलराइजेशन का आपको दे रखा है। इसमें क्या होता है, थर्मल एजिटेशन ट्राइज टू रैंडमाइज द डाइपोल ओरिएंटेशन। ठीक है, क्या होगा, वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा आपका, टेम्परेचर बढ़ेगा तो थर्मल एजिटेशन होता है एटम्स का। क्या होता है थर्मल एजिटेशन, मतलब क्या है, वो एटम्स अपनी जगह पर क्या करते हैं, वो एटम्स अपनी जगह पर क्या कर रहे हैं, उनका वाइब्रेशन, उनकी जो वाइब्रेट करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ जाती है। अब ये समझ लीजिए एटम वाइब्रेशन भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने वोल्टेज बढ़ाया, थर्मल एजिटेशन इंक्रीज हो गया, उनके वाइब्रेशन का बढ़ गया, एटम्स का वाइब्रेशन बढ़ गया। दूसरी तरफ वोल्टेज बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो ये क्या कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन भी कर लें। ठीक है, तो ये जो आपका वाइब्रेशन होता है, ये जो एजिटेशन होता है एटम्स का, ये इसको क्या करता है, इसी की वजह से तो आपका लैग आ जाता है, इसी की वजह से तो आपके वो जो आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं कर पाता, क्योंकि ये थर्मल एजिटेशन क्या करता है, उन इलेक्ट्रिक डायपोल की ओरिएंटेशन को रेंडमाइज करने की कोशिश करता है। उसकी वजह से कभी किसी डायरेक्शन में आपका है इलेक्ट्रिक डायपोल, उसकी वजह से कभी किसी डायरेक्शन में है। तो क्या हुआ, एक तरफ आपके वाइब्रेट कर रहे हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है, अपोज कर रहे हैं, जिसकी वजह से लैग हो जाता है, इतनी तेजी से आपका इलेक्ट्रिक डायपोल नहीं आपका
अपने आप को ओरिएंट कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता ओरिएंट? क्योंकि थर्मल एजिटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एनर्जी लॉस हो जाता है। तो जो पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी, पूरी कहानी बताई थी कि वो आपके अलाइन नहीं हो पाते हैं। अब आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ इतनी जल्दी अलाइन क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि थर्मल एजिटेशन भी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो आपके इलेक्ट्रिक डायपोल के डायरेक्शन को, ओरिएंटेशन को रेंडमाइज करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वो उनको बदलने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कह रहा है, चल अलाइन हो मेरी तरफ, चल अलाइन हो। तो क्या होगा, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और वहां पर क्या हो गया, लैग आ गया उसमें, यानी कि एनर्जी आपकी लॉस हो गई, एनर्जी का क्या हो गया, लॉस। तो यही आपका बता दिया है एक ओरिएंटेशन पोलराइजेशन का एग्जांपल लेके कि थर्मल एजिटेशन ट्राइज टू रैंडमाइज द डायपोल ओरिएंटेशन, जिसकी वजह से क्या होगा, डायपोल मूवमेंट्स कैन नॉट रिएक्ट इंस्टेंटेनियसली टू चेंज इन द प्लेट फील्ड, जिसकी वजह से वो इंस्टेंटेनियसली अपने ओरिएंटेशन को नहीं बदल पाएंगे, और नहीं बदल पा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो गया, एनर्जी लॉस हो गया, एनर्जी लॉस हो गया। क्यों हो गया एनर्जी लॉस, पूरा आपको क्लियर करा दिया। देख लीजिए आगे क्या लिखा हुआ है। तो डाइलेक्ट्रिक लॉस कैसे डिफाइन कर दिया, इसने डिफाइन कर दिया, डाइलेक्ट्रिक लॉस इज द इलेक्ट्रिक एनर्जी लॉस एज हीट इन द पोलराइजेशन प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ एन अप्लाइड एसी फील्ड। सिंपल सी डेफिनेशन आप ये भी लिख सकते हैं, और जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताई थी वो भी लिख सकते हैं। द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एसी वोल्टेज एंड कन्वर्टेड टू हीट ड्यूरिंग द पोलराइजेशन मॉलिक्यूल, इट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द कंडक्शन लॉस। सर जी ये क्या आ गया, सर जी ये क्या आ गया, कंडक्शन लॉस से कंफ्यूज नहीं होना है इस डाइलेक्ट्रिक लॉस को। तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं क्या होता है कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर आपका एक कंडक्शन लॉस भी होते हैं। एक ये जो मैंने लॉस बताया आपको, ये मेन डाइलेक्ट्रिक लॉस है। एक आपका कंडक्शन लॉस होता है, जिसमें आपका क्या हुआ, नाम से ही पता चल रहा है, कंडक्शन, यानी कि डाइलेक्ट्रिक को कंडक्शन नहीं कराना था पर कंडक्टर कंडक्शन करा बैठा। यानी कि क्या हुआ, कुछ आपका चार्ज का लीकेज हो गया, इलेक्ट्रॉन्स आपके कुछ क्या हुए, अपने कंडक्शन बैंड में चले गए और कुछ करंट फ्लो करा दिया। तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ पावर का लॉस हो जाएगा। कैसे निकालोगे, वो सिंपल से आप P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से निकाल सकते हो। तो वो कंडक्शन लॉस अलग होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की वजह से हो जाता है आपका। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन आपके क्या हुए, कंडक्शन बैंड में पहुंचे कूद के, और कह रहे अब तो हम करंट फ्लो करवाएंगे क्योंकि हम फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए। वो कंडक्शन लॉस है, सिंपल सा। क्यों बोला लॉस, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक को कंडक्शन नहीं कराना था पर कंडक्शन कुछ हो गया, इसलिए कंडक्शन लॉस। कैसे निकालोगे, वी स्क्वायर अपॉन आर से। ठीक है, ये मेन डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है, जो ये पोलराइजेशन की वजह से हो रहा है आपका। किसकी वजह से, एसी फील्ड की वजह से हो रहा है। हमने एसी वोल्टेज लगा रखा है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है नहीं कर पा रहे अपने आप को इतनी जल्दी ओरिएंट, जितनी जल्दी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन को बदल रहा है, उसकी वजह से जो एनर्जी लॉस हो रहा है वो है मेन आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस। पूरा डाइलेक्ट्रिक लॉस मैंने आपको बता दिया, क्लियर हो जाना चाहिए, सभी स्टूडेंट को क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक कोई भी डाउट आपको नहीं आना चाहिए। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो कहानी मैंने अभी आपको पूरी समझाई वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। ठीक है, पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कंडक्शन लॉस के बारे में यहाँ थोड़ा सा मैंने बता रखा है, और बाकी जो आपको बताया यहाँ पर आपको सारी चीजें पता चल जाएगा। तो आप इसको अपने आप रीड कर लीजिएगा, कुछ इसमें बड़ी वाली दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन बात क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब मैं एसी फील्ड यूज कर रहा हूँ तो जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह क्या किया जाता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब क्या है, डाइलेक्ट्रिक को आप लिखो, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे लिखोगे, एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन आर डैश माइनस जे टाइम्स एप्सिलॉन आर डबल डैश। ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, जहां पर एप्सिलॉन आर डैश क्या है, एक रियल पार्ट है। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं सर जी, रिकॉल कीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं a प्लस आई बी की फॉर्म में या x प्लस आई वाई की फॉर्म में, जहां पर एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ पर भी क्या है, एक रियल पार्ट है एप्सिलॉन आर डैश और एप्सिलॉन आर डबल डैश, जो कि है आपका इमेजिनरी पार्ट। अब क्या हो रहा है देख लीजिए, अंडर डीसी कंडीशन में क्या हो रहा है, जिस डायरेक्शन में फील्ड था उसी डायरेक्शन में पोलराइजेशन था। पोलराइजेशन का ये फॉर्मूला मैंने आपको रिलेशन निकलवाया था, ये वाला पोलराइजेशन का फॉर्मूला लगा के हम पोलराइजेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन एसी कंडीशन में क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ था जहां पर जो पोलराइजेशन जो पी है, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इतनी जल्दी आपके नहीं मैच कर पा रहे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो क्या हो गया, कुछ लैग हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में और पोलराइजेशन के बीच में।
इसी लैग को क्या होगा, इसी की वजह से क्या होता है, एनर्जी लॉस होता है, वही क्या था, डाइलेक्ट्रिक लॉस। ठीक है, तो ये एसी कंडीशन की कहानी है, ये डीसी कंडीशन की, और इसी एसी कंडीशन में आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को एक कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह लिखा जाता है। ठीक है, जिसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। अब बात कर लेते हैं ये इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ सभी स्टूडेंट देख लीजिए कि जो इमेजिनरी पार्ट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, वो क्या बताता है, एज अ मेजर फॉर द डाइलेक्ट्रिक लॉसेस ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल में जो भी डाइलेक्ट्रिक लॉस हुए हैं वो कौन बताता है, इमेजिनरी पार्ट। ये जो इमेजिनरी पार्ट है एप्सिलॉन आर डबल डैश, ये बताता है कि कितने डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में डाइलेक्ट्रिक लॉसेस कितना हुआ, और इसी इमेजिनरी पार्ट को बोला जाता है लॉस फैक्टर। इसी इमेजिनरी पार्ट को क्या बोलते हैं, लॉस फैक्टर बोलते हैं। रियल पार्ट क्या बताता है सर जी, रियल पार्ट आपका बताता है इज द मेजर ऑफ हाउ मच एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल फील्ड इज स्टोर्ड इन द मटेरियल्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्योंकि दो ही काम है, एक ही इलेक्ट्रिक आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल काम है, एनर्जी को स्टोर करना, चार्ज को स्टोर करना। तो रियल पार्ट क्या बताता है कि कितना मेरा एनर्जी स्टोर हुआ है, और इमेजिनरी पार्ट मेरा ये बता देता है कि कितना एनर्जी मेरा लॉस हो गया है। सिंपल सा ये आपको याद रखना है, ज्यादा इसकी डेप्थ में आपको नहीं जाना है, केवल ये पता होना चाहिए आपको, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बताया है। एक आपका टर्म आता है द रेट ऑफ द लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जो W से रिप्रेजेंट किया गया है, वो आपका फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, ये बस एक्सप्रेशन याद रखिए, जिसमें बस आपको क्या याद रखना है कि ये जो आपका लॉस ऑफ एनर्जी है वो किसके प्रोपोर्शनल है, एप्सिलॉन आर डबल डैश के। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा सर जी, क्योंकि एप्सिलॉन आर डबल डैश इमेजिनरी पार्ट था, और इमेजिनरी पार्ट क्या था, मेजर फॉर द डाइलेक्ट्रिक लॉसेस। तो जो लॉस ऑफ एनर्जी हुआ वो इसके प्रोपोर्शनल तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो यही याद रखना है, द एब्जॉर्प्शन ऑफ द एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कभी कभी आपका क्विज फॉर्म में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है तो उसमें ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि एसी कंडीशंस में जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। अब क्या होता है कि यही जो डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द टर्म, किस टर्म में, एक क्वांटिटी के टर्म में, जिसे बोला जाता है द लॉस टेंजेंट। क्योंकि हमारा क्या टॉपिक चल रहा था, डाइलेक्ट्रिक लॉस एंड द लॉस टेंजेंट। तो लॉस टेंजेंट, नाम में ही लॉस आ रहा है, यानी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा डाइलेक्ट्रिक लॉस से, बिल्कुल होगा। तो जो भी डाइलेक्ट्रिक लॉसेज आपके होते हैं उनको हम एक्सप्रेस करते हैं किस टर्म में, लॉस टेंजेंट के टर्म में। जैसे हम आपका रिप्रेजेंट करते हैं टेन डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेन डेल्टा से। कैसे डिफाइन किया जाता है, ये देख लीजिए, टेन डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर डैश अपॉन एप्सिलॉन आर डबल डैश। ठीक है, रियल पार्ट अपॉन इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, यहाँ पर आपका डेल्टा क्या है, देख लीजिए, डेल्टा आपका ये एंगल है जो कि कॉम्प्लीमेंट है एंगल फाई का, यानी 90 माइनस फाई करके मैं निकाल लूंगा, तो मेन एंगल हो गया फाई। फाई कौन सा एंगल है सर जी, फाई आपका एंगल है, एंगल बिटवीन द अप्लाइड फील्ड, जो आपने फील्ड अप्लाइड किया है, और रिजल्टेंट करंट वेक्टर। ये जो रिजल्टेंट करंट वेक्टर है और ये जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया था, इसके बीच में जो एंगल है वो आता है फाई। क्वेश्चन में आपको फाई दे रखा होगा, आपको क्या करना है, 90 माइनस फाई करके आपको ये डेल्टा निकाल लेना है और 10 डेल्टा में रख देना है। आपको क्या पता चल जाएगा, लॉस टेंजेंट। ठीक है, समझ में आ गया, सारी चीजें क्लियर हुई। यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या है, लॉस टेंजेंट क्या है, डाइलेक्ट्रिक फेलियर क्या है, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है। सिंपल सिंपल चीजें हैं, ज्यादा डेप्थ में हमको नहीं जाना है, केवल ये टर्म्स क्या होते हैं इनका मतलब आपको पता होना चाहिए, थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए इंजीनियरिंग मटेरियल्स में, इसलिए आपको ये मैंने बताया। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट आता है तो कमेंट में जरूर बताएं, कमेंट में जरूर बताएं। यहाँ पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है। कैसे कैसे डिपेंड करता है, ये सारी बात मैं आपसे करूंगा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अगले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, आज का लेक्चर स्टूडेंट मेरा यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है, कुछ आपने नया सीखने को मिला हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, लेक्चर को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना, जिससे कि उनको भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में पता चले, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे कि सर मुझे ये नहीं समझ में आया, ये बता दीजिए। उसका डाउट मैं अपनी अगली वीडियो में जरूर इंक्लूड करूंगा और सारे डाउट क्लियर करूंगा। और जिन स्टूडेंट्स को लेक्चर समझ में आ गया है उन स्टूडेंट्स को भी आपका क्या करना है,
कमेंट करना है कि जी सर हमको समझ में आ गया, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोगों तक मेरी बातें पहुंच पा रही हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जानते रहिए नई नई चीजों को। मिलेंगे जल्दी आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।